मेंशन करनी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए आपको क्या दिखाया गया है, जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर जब ये गैस जो है इवॉल्व हो रही है तो यानी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा अगर आपको कोई और इक्वेशन आती है, कोई और रिएक्शन आती है तो आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें गैस रिलीज होनी चाहिए। सेकंड है कलर चेंज। कलर चेंज में क्या क्या आ सकता है, जैसे ये है सिट्रिक एसिड इज एडेड टू द पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। जैसे अगर लेमन जूस होता है, लेमन जूस जो है एक सिट्रिक एसिड है, ठीक है, और उसको अगर पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में ऐड कर दें तो पर्पल कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन होता है उसका कलर डीकलराइज्ड होता है, मतलब कलर हट जाता है, एकदम कलरलेस बन जाता है। तो इसकी जो रिएक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर आप जो है दूसरी रिएक्शन भी लिख सकते हो, जैसे जैसे नेक्स्ट वाली इक्वेशन दी गई है आप ये वाले भी लिख सकते हो, क्योंकि जो ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट की प्लेस पे आयोडीन आ जाता है और नाइट्रेट की, और नाइट्रेट पोटेशियम के साथ पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है। जो ये लेड आयोडाइड बनता है इसका कलर कैसा होता है, येलो। तो ये वाली रिएक्शन आप चेंज इन कलर में भी लिख सकते हो। और यहाँ पर जो लेड आयोडाइड बन रहा है ये प्रेसिपिटेट में होता है। प्रेसिपिटेट वो होता है जो सॉल्यूशन में घुल नहीं पाता, ठीक है, और वो जम जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। सी है, डी है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज के लिए आप क्या लिख सकते हैं, जब क्विकलाइम, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं और स्लेगलाइम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जब हम क्विकलाइम में वाटर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेगलाइम बन जाता है। इस प्रोसेस में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गई ना, वो बीकर जो है गर्म हो जाएगा बाहर से। तो ये हम इस वाली इक्वेशन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट तो आपको बहुत आम कॉमन लाइफ में भी आप देखते हो, जब हम कैंडल बर्न करते हैं तो मोम जो है, वैक्स जो है पिघल जाता है, ये भी तो एक रिएक्शन है। तो व्हेन कैंडल वैक्स इज बर्न देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दिस रिएक्शन इज कैरेक्टराइज बाय चेंज इन स्टेट, क्योंकि वैक्स सॉलिड होता है, वाटर formed by the burning of wax is a liquid at room temperature, whereas कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो होती है वो क्या होती है, गैस। किस कोई भी चीज़ बर्न होती है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और जो मोम पिघल जाता है वो वाटर टाइप होता है। तो यहाँ पर आप इसको चेंज इन स्टेट में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग पर्पस। वाइट वॉश करने के लिए जो दीवारों पर सफ़ेदी की जाती है उसको बोलते हैं वाइट वॉशिंग। कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रोवाइडिंग अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस है जो हम सफ़ेदी करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइम। क्या बोलते हैं, लाइम या फिर क्विक लाइम, जिसको हमने पहले पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको। केमिकल इक्वेशन हमने पहले भी करके आए हैं, कौन सी, कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वॉल पर अप्लाई करते हैं धीरे धीरे, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हवा के, दीवार के आसपास जो हवा होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो उसके साथ एक करके क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो उससे जो है वॉल पक्की हो जाती है और सफ़ेदी सही होने लगती है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, कैल्शियम क्विकलाइम है, वाटर को H2O लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड को दिखाने के लिए OH का ट्वाइस आ जाएगा, और क्योंकि कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है, OH की 1 होती है, तो हम क्रॉस करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, What is meant by exothermic and endothermic reaction? Explain with the example. Exo का मीन्स होता है बाहर, थर्मिक का मीन्स होता है हीट, एंडो का मीन्स होता है अंदर, थर्मिक का मीन्स होता है हीट। तो जो बाहर, वो रिएक्शन जिसमें जो है एक्सो मीन्स बाहर, हीट रिलीज होती है बाहर,
मतलब हम हीट फील करते हैं वो होती है एक्सोथर्मिक, और एंडोथर्मिक जो हीट एब्जॉर्ब करती है, अगर बाहर जो है हीट कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए और ठंडा हो जाए, तो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वो हीट को, बाहर की हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखेंगे, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवोल्ड होती है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, तो मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई क्योंकि एनर्जी यहाँ पर निकल रही है। और दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस में जो है हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये वाली, बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हेन अ ग्रीन आयरन सॉल्ट is heated strongly, its color finally changes to brown and odor of burning sulfur is given out। ये बता रहा है जब एक आयरन का सॉल्ट है, तो जैसे फेरस सल्फेट होता है, अगर हम उसको बर्न करते हैं, हीट करते हैं स्ट्रोंगली, तो उसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं और फाइनली उसका कलर चेंज हो जाता है। तो आपको यहाँ पर आयरन सॉल्ट बताना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो कौन सा सॉल्ट है वो, आयरन का फेरस सल्फेट। और राइट इट्स फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिखना है फेरस सल्फेट, तो फेरस का Fe, सल्फेट होता है SO4। ठीक है, नेम द ब्राउन सब्सटेंस ऑब्टेन्ड एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो ब्राउन सब्सटेंस कौन सा बनेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, हमने लिख दिया। सी है, विच प्रोडक्ट गिव्स द ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, राइट इट्स फॉर्मूला। तो हमें बताना है कौन सा प्रोडक्ट है जहाँ से सल्फर बर्न करने की, विच प्रोडक्ट गिव द ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, कौन से प्रोडक्ट से जो है सल्फर बर्न करने की स्मेल आई है। तो इसका फॉर्मूला हमें लिखना है, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर ही तो रिलीज हुआ है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तभी तो हमें वो ऑर्डर आई है। अब यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो ये हमने कल भी की थी शायद। तो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यहाँ पर हमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बतानी है, तो वो कौन सी रिएक्शन है, देखो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो स्प्लिट हो गया इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, तो कौन सी है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सप्लेन द टर्म कोरोजन विद एन एग्जाम्पल, व्हाट डैमेज इज कॉज्ड बाय द कोरोजन ऑफ आयरन, हाउ कैन कोरोजन ऑफ आयरन बी प्रिवेंटेड। तो यहाँ पर आपको कोरोजन, कोरोजन क्या होता है आपको ये एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, और अगर आयरन पर कोरोजन होता है तो उससे हमें क्या नुकसान होता है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं, आपको ये स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, कोरोजन देखो बच्चों, हम आम भाषा में बोलते हैं जंग को, जो जंग लग जाता है ना लोहे पर, उसको हम साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं कोरोजन। तो आप इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखोगे, और वो जंग कैसे लग जाता है, जब आयरन की चीज़ों पर पानी गिर जाता है, हवा में ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके जंग बन जाता है, तो लोहा वैसा लोहे पर फ्लेक कतरे कतरे सी हो जाती हैं, तो उसको हम जंग कह देते हैं, और जिससे आयरन जो है वीक होने लगता है और वो गिरकर झड़ने लगता है। तो इससे जो हमारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो आयरन की चीज़ें हैं, वो उनको नुकसान, वो वीक हो जाती हैं और उनको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, भाई वो प्रोसेस जिसमें धीरे धीरे मेटल्स जो है ईटन अप मतलब ख़त्म होता रहता है, बाय द एक्शन ऑफ एयर के एक्शन से, मॉइस्चर के एक्शन से, या कोई दूसरा भी केमिकल हो सकता है, जैसे एसिड रेन हो जाती है तो वो केमिकल भी आयरन के ऊपर पड़ता है, ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल। तो रस्टिंग में क्या होता है, हमारा जो आयरन मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करना। ठीक है, तो रस्टिंग में क्या होता है, involves unwanted oxidation of iron metal which occurs in nature on its own when an iron object is left in damp air। damp air means जो
नम हवा होती है ना, जब हम आयरन की चीज़ों को डैम्प एयर में छोड़ देते हैं एक टाइम तक, तो धीरे धीरे उस पर रेड ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस जम जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। तो ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन, iron metal is oxidized by the oxygen of air in the presence of water to form a coating of hydrated iron oxide called rust। तो यहाँ पर हमें देखो रस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसके साथ डॉट XH2O की तरह हम इसको मेंशन करते हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्स इन रस्ट वेरीज। द कोरोजन ऑफ आयरन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, अगर हम इसको लगातार नहीं रोकेंगे होने से तो जो है आयरन का ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही डैमेज हो जाएगा। तो कोरोजन डैम क्या क्या डैमेज करता है, जितने भी आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट हो गए, जैसे रेलिंग्स हो गई, ग्रिल वगैरह होती हैं, रेलिंग्स, कार की बॉडीज, ब्रिजेस, शिप्स, एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ, और उनकी लाइफ जो है शॉर्ट हो जाती है। तो कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, तो हम इसको रोक सकते हैं, और वो कैसे रोक सकते हैं, हम आयरन के ऑब्जेक्ट को पेंट कर सकते हैं, उस पर ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, या ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, या उसकी गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें हम आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की एक लेयर लगा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। एंड बाय टीन प्लेटिंग एंड क्रोम प्लेटिंग, और या फिर उसके ऊपर टीन की प्लेट कर दे, क्रोम प्लेटिंग कर, जैसे साइकिल के हैंडल होते हैं ना, तो उनके ऊपर क्रोम की प्लेटिंग होती है, ठीक है, तो इस तरीके से उनके ऊपर जंग नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द टर्म रेंसिडिटी विद एन एग्जाम्पल, हाउ कैन डेंसिडिटी बी प्रिवेंटेड और रिटार्टेड। अच्छा देखो, रेंसिडिटी क्या होती है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। देखो, जब हमारा जो फूड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे खाने की चीज़ें होती हैं जिसके अंदर फैट या ऑयल हो जाए, जैसे वो सील जाती हैं ना, कॉमन शब्दों में हम समझा सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ हमारी सील जाती है, फूड आइटम ख़राब हो जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं डेंसिडिटी। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब when the food materials prepared in fat and oil, लंबे टाइम तक हम अगर उसको रख दें तो उनमें से स्मेल आने लग जाती है, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। वो क्यों होता है, क्योंकि द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, वो धीरे धीरे हवा के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, है ना, हवा में अगर हम उसको खुला छोड़ दें तो वो खराब हो जाएंगी। तो बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. Rancidity spoils the food material prepared in fat and oil which have been kept for a considerable time and make them unfit for eating। तो वो मतलब खाने के लिए सही नहीं है। तो रेंसिडिटी को हम कैसे रोक सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हम जो है एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं या जैम्स वगैरह के पैकेट होते हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड होकर आते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक रखे जाएँ तो ख़राब ना हो। बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी हुई आती है, तो वो इसीलिए रखी जाती है ताकि वो रेंसिडिटी उनमें ना हो पाए। और बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, तो एयर टाइट कंटेनर में उनको स्टोर कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको एग्जांपल के साथ करना है, और केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ये वाली इक्वेशन आपको आती है ना, तो केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट, भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम हो तो वो बैलेंस होती है। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो जिंक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ सल्फेट में ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी देखो 4 है, सल्फर 1 है, ये भी 1 है, और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बैलेंस है। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हमारी जो सारी चीज़ें हैं, जितने टोटल मास एलिमेंट्स में होता है रिएक्टेंट में, तो टोटल मास ऑफ एलिमेंट इधर भी होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा यही होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं सारे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट के एटम्स इक्वल होने चाहिए। तो दैट इज़ वाई वी शुड
chemical, our chemical equation should be balanced. Thank you.